हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सीमा नागवान। स्वागत है आपका स्टडी विद सीमा नागवान में। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी में जनरल हिंदी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चंस हैं, लास्ट तक बने रहें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन। ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह देव, गुरु अर्जुन देव, या गुरु गोविंद सिंह, या गुरु नानक देव। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। आप सभी जानते हैं 5वें गुरु थे अर्जुन देव, तो इन्होंने ही किया था श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन। ठीक है, ग्रंथ है और इसे क्या कहते हैं? इसे आदि ग्रंथ भी कहते हैं, आदि ग्रंथ भी कहते हैं। प्रकाशन अगर आपसे पूछ ले कि प्रकाशन कब हुआ इसका, कब प्रकाश किया था इसे, तो 30 अगस्त 1604 में। कुल पेज कितने हैं इसमें? पृष्ठ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो 1430। ठीक है क्या इसमें? सिख गुरुओं के क्या है इसमें? उपदेश है। और 30 अन्य संतों और मुस्लिम भक्तों की वाणी भी शामिल है। 30 तो सिख गुरुओं के, ठीक है, 30 सिख गुरुओं के उपदेश हैं और 30 अन्य संतों और मुस्लिम भक्तों के भी इसमें वाणी है। वहीं पूछ लेते हैं कि गुरु हरगोविंद सिंह देव ये कौन थे? ये सिखों के छठवें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह की पूछा जाए तो ये 10वें गुरु। और गुरु नानक देव की पूछ लिया जाए तो ये प्रथम गुरु। ठीक है, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम इस तरह से आपको करना है और इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीता नहीं पड़ती, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं, कृतवाच्य या कर्मवाच्य। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। देखिए सीता नहीं पढ़ती है, ठीक है, सीता कौन है यहाँ पे? करता है, आप जानते ही हो करता है। और करता यानी सीता पर असर पड़ रहा है कि वो नहीं पढ़ रही है। ठीक है, सीता पर असर पड़ रहा है, तो ये कौन सा है? कृतवाच्य। यहाँ पे सीता कौन है? मुख्य कर्ता है। मुख्य कर्ता कौन है? सीता है। जहां मुख्य कर्ता हो और क्रिया, ठीक है, क्रिया क्या? उसका पढ़ना, क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कृतवाच्य कहते हैं। पुरुष के अनुसार हो तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, और भी आप इसे बना सकते हो कि कृतवाच्य में और कैसे बना सकते हो? मैं सर्दियों में नहीं नहाता। ठीक है, मैं सर्दियों में नहीं नहाता, ऐसे वाक्य बना सकते हो। या फिर और भी बना सकते हो कि कुमकुम खाना खाकर सो गई, खाना खाकर सो गई, ठीक है। बाकी अगर बात कर लेते हैं कर्मवाच्य फिर क्या होता है, कर्मवाच्य की बात कर लेते हैं। कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य में क्या होता है? अब इसमें जब इस वाक्य में कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्म मुख्य हो जाता है, कर्म मुख्य हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग वचन पुरुष के अनुसार उस पे कर्मवाच्य पर कहते हैं। ठीक है, भाववाच्य में किसी पे कोई असर नहीं पड़ता, ना कर्ता की प्रधानता है, ना कर्ता पे कोई असर पड़ता है, ना कर्म पे पड़ता है, तो उसे भाव बोलते हैं। जैसे आशा से नहीं हंसा जाता, आशा से नहीं हंसा जाता। या मुझसे शोर में नहीं सोया जाता, मुझसे शोर में नहीं सोया जाता। इस तरह के आपको वाक्य दिख जाएंगे। ठीक है, कर्म पे भी एक बना लेते हैं कर्म वाच्य में। जैसे माँ द्वारा मिठाई बनाई जाती है, माँ द्वारा मिठाई बनाई जाती है। मिठाई का कर्म कौन कर रहा है? किसके द्वारा बनाई जाती है? माँ के द्वारा। ठीक है, तो कर्म पर पड़ रहा है इस तरह से। आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तमाशा करना, मनुष्य पानी पसंद करता है, मनुष्य जीवन नश्वर है या अनुभवहीन होना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मनुष्य जीवन नश्वर है। नश्वर मतलब कभी भी, जैसे पानी का बुलबुला फूट जाता है ना, पानी का बुलबुला फूट जाता है, वैसे ही मनुष्य की कभी भी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो यही श्लोकोक्ति का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन नश्वर है। अब लोकोक्तियां क्या होती है? लोकोक्तियां में कुछ ही गिनी चुनी जो DSSB की फेवरेट हैं, तो आप उन्हें पढ़ ही लें। जैसे
पढ़े तो हैं, गुने नहीं। थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज आप बना लें अपनी। इसका बताइए क्या होगा? पढ़े तो हैं पर गुने नहीं, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन। ठीक है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन होना, इसका ये हो जाता। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे दूसरी पूछूं, अधजल गगरी छलकत जाए, गगरी छलकत जाए, छलकत जाए, इसका क्या हो जाएगा? जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है वह उसी का ही आडंबर करेगा। ठीक है, मनुष्य अपने थोड़े से ज्ञान का आडंबर करेगा। अकल बड़ी या भैंस, ये तो आप जानते ही हैं, अकल बड़ी या भैंस, बड़ी या भैंस, इसका क्या है कि बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, वहीं अगर आपसे ये पूछ ले कि इतनी सी जुबान, सॉरी, इतनी सी जान और गज भर जुबान, गज भर जुबान, तो इसका क्या हो जाएगा? बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। ठीक है, ऊंची दुकान फीके पकवान, तो ये आपने सुना ही है, ऊंची दुकान फीके पकवान, फीके पकवान, ये भी आपने सुन रखा है। इसका क्या होता है बताइए? जिसका नाम अधिक हो गुण कम हो, नाम अधिक और गुण कम हो। ठीक है, अब एक होमवर्क भी ले लीजिए। एक अनार सौ बीमार, एक अनार सौ बीमार, ये बहुत पूछा जाता है, डी ट्रिपल एस बी का एक तरह से फेवरेट है। अदर्स एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट में बताएं, मुझे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट देखिए, रस के अवयवों की संख्या कितनी है? 8 है, 7 है, 9 है या 4 है? राइट आंसर क्या है? 4 है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? रस के अवयवों की संख्या। तो रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ 4 होती है। पूछ ले कोई आपसे कौन कौन सी होती है, तो देखिए, स्थाई भाव, ठीक है, नंबर 1 क्या हो जाएगा? स्थाई भाव। नंबर 2 क्या हो जाएगा? विभाव। नंबर 2 क्या हो जाएगा? विभाव। और नंबर 3 आपसे पूछ ले तो अनुभाव, अनुभाव। और नंबर 4 अगर पूछ ले तो संचारी भाव, संचारी भाव। 4 होते हैं रस के अवयव। ठीक है, पूछ ले रस होता क्या है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि रस क्या होता है, फिर क्या बताओगे? आजकल डेफिनेशन भी दे दी जाती है, तो मैं लिख देती हूँ। काव्य को पढ़ने, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में भी इसे रिवाइज कर सकते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से, ठीक है, पढ़ना हो या फिर सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे आप रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। आनंद को मैं ऐसे भी लिख, ठीक है, उसे आप रस कहते हैं। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले स्थाई भाव क्या होता है, स्थाई भाव का अर्थ क्या होता है? जहां पे प्रधान भाव हो, प्रधान भाव, स्थाई भाव, ठीक है, प्रधान भाव, स्थाई भाव ही रस का आधार है, रस का आधार है। ठीक है, स्थाई भाव में एक रस के मूल, एक रस के मूल, रस में, मूल में एक रस विद्वान होता है, एक रस विद्वान होता है। विभाव, देखो विभाव में क्या है? जो पदार्थ, ठीक है, पदार्थ, व्यक्ति या फिर परिस्थिति, पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक, भावोद्रेक उत्पन्न कर दे या भाव उत्पन्न कर दे, उसे क्या कहते हैं? उसे विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, उद्दीपन विभाव, ठीक है, उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव, आलंबन विभाव दो प्रकार के होते हैं। फिर आपसे कोई पूछ ले कि अनुभाव क्या होता है? अनुभाव, अनुभाव भी आपको पता होना चाहिए। अनुभाव क्या होता है? मनोभाव को व्यक्त करने के लिए, हमारे अंदर जो मनोभाव हैं, मनोभावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। अनुभावों को व्यक्त करने के लिए शारीरिक अनुभाव, शारीरिक
शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं, शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, वही संचय भाव पूछ ले तो, संचय भाव, संचय भाव में क्या होता है, मन में संरक्षण, मन में संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं, संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। अब ये संचारी भाव कैसे होते हैं, जैसे पानी का बुलबुला उठता है ना, तुरंत बैठ जाता है, तो इसी तरह पानी के बुलबुले की तरह ये उठते रहते हैं, पानी के बुलबुले की तरह के समान उठते हैं और विलीन हो जाते हैं, बुलबुले के समान उठते हैं और फिर खुद ही विलीन हो जाते हैं, विलीन भी हो जाते हैं, विलीन भी हो जाते हैं। ठीक है, ये संचारी होते हैं। तो इस तरह आपको भाव की संख्या मैंने बता दी, 4 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, फेयरवेल या फेयरवेल का हिंदी प्राय क्या कौन सा होता है, कार्यनीति, ठीक करना, विदाई या सही किराया। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, विदाई। ठीक है, फेयरवेल का अगर आप देखो तो वर्ड क्या है, वैसे ये फेयरवेल आया कहां से, ये अंग्रेजी का है। ठीक है, अंग्रेजी का है, ये आपको दिखाई दे ही रहा अंग्रेजी का है। और ये कहां से लिया है, ये हिंदी है। अगर इसका हिंदी मीनिंग पूछ लिया जाए हिंदी में, तो हिंदी में इसका अनुवाद आप जब करोगे तो विदाई होता है, क्या होता है, विदाई होता है। ठीक है, कार्यनीति हिंदी में ही है। ठीक है, हिंदी में, और इसे अगर पूछ ले इसकी इंग्लिश क्या होती है, अंग्रेजी में इसको स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ठीक करना हिंदी में ही लिखा हुआ है, वैसे अगर इसे इंग्लिश में पूछ ले तो सेट बोल सकते हो। ठीक है, वही सही किराया, ये भी हिंदी का ही है, शब्द हिंदी का है। और इसे अगर आप परिभाषिक शब्द इंग्लिश में करोगे तो फेयर फ्री, फेयर फेयर। ठीक है, इसी तरह के कुछ एग्जाम में और पूछ लिए जाते हैं, अगर आप एडिशनल याद रख सकते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं लिख दूंगी। जैसे कि इनफ्रिंगमेंट, इनफ्रिंगमेंट का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना। देखिए एक तरह से इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रिपेयर हो रही है आपकी। ठीक है, दूसरा है आपका मटिलेटेड, मटिलेटेड। ठीक है, मटिलेटेड, मटिलेटेड का भी मतलब होता है विकृत, किसी चीज को बिगाड़ देना। ठीक है, हैम्पर तो आप जानते ही होंगे, बाधा डालना, किसी भी काम में बाधा डालना हैम्पर होता है। वैग्यू बहुत आता है, इंग्लिश में देख लेना, वैग्यू आता है, फिर इसके सिनोनिम वगैरह पूछ लिए जाते हैं। वैग्यू का मतलब है अस्पष्ट, वैग्यू का मतलब है अस्पष्ट। डिसबैंड भी बहुत पूछ लिया जाता है, डिसबैंड। ठीक है, डिसबैंड का मतलब तोड़ देना, तोड़ देना। नेक्स्ट देखिए, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं, 2 है, 5 है, 3 है या 1 है, बताइए जरा फटाफट बताइए। 2 है, 2। ठीक है, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, वाक्य में कितने हैं, 2। अब यहाँ जो पढ़ाना है, पढ़ाना, पढ़ाना क्या है, क्रिया, और क्रिया का प्रभाव किस किस पर पड़ रहा है, एक तो लड़के पर, ठीक है, और एक वेद, दोनों को पढ़ रहा है। ठीक है, तो लड़के और वेद, तो क्या है, यहाँ पे 2 कर्म है, 2 कर्म। ठीक है, जहां 2 कर्म हो उसे क्या बोलते हैं, द्विकर्मक, द्विकर्मक। ठीक है, एक होता तो सकर्मक, अगर एक कर्म पर पड़ता तो सकर्मक, और किसी भी कर्म पर ना पड़ता कोई भी प्रभाव, किसी भी कर्म पर, या कर्म ही ना हो तो आपको पता ही है आकर्मक। ठीक है, और यहाँ 2 है तो द्विकर्मक, कौन सा हो जाएगा, द्विकर्मक। ठीक है, जिस क्रिया के 2 कर्म पर प्रभाव पड़े उसे द्विकर्मक कहते हैं। द्विकर्मक के कोई और पूछ ले आपसे तो वाक्य बना सकते हो। जैसे कि, हाँ, दुकानदार ने ग्राहक को वस्तुएं दी, ग्राहक को वस्तुएं दी। ठीक है, वस्तुएं दी, इसमें भी 2 कर्म है, कौन कौन से हैं, जरा बताइए, इसमें दो दो कर्म कौन कौन से हैं। एक तो भाई देखो, ग्राहक है, ग्राहक को दी, और दूसरी वस्तु। ठीक है, तो 2 कर्म इसमें भी है। बाकी आपको पता ही है, अगर कोई फिर आपसे, वाच्य 3 प्रकार के होते ही है। ठीक है, आपके जो वाच्य बोलो या इन्हें वाक्य बोलो, 3 प्रकार के होते हैं। कृत वाच्य,
कर्मवाच्य और भाववाच्य। दीप धीरे धीरे बुझने लगा। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे वाक्य किससे रिलेटेड है? रीति से रिलेटेड है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये रीतिवाचक होता क्या है, कोई आपसे पूछ ले कि रीतिवाचक में क्या पहचान है, करने का कोई तरीका बता दिया जाता है, किसी काम को करने के तरीके का जहां बोध हो उसे बोलते हैं रीतिवाचक। जैसे अचानक, ठीक है, कौन कौन से शब्द हैं जिनसे आप पहचानोगे? अचानक, ध्यानपूर्वक, सुन लो, आप ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है, इस तरह से तो बोल रहा है, तरीका बता रहा है कि सुनना कैसे। अचानक, तेज, ऐसे शब्दों से आप पहचान सकते हो। अवश्य, शायद, ठीक है, इसीलिए, इसीलिए, बिल्कुल नहीं, मत, शीघ्र और सुस्त। ये सारे शब्द अगर आपको जहां भी दिखेंगे तो वो रीतिवाचक विशेष क्रिया विशेषण कहलाएंगे। परिमाणवाचक में क्या होगा फिर? अगर आपसे कोई परिमाणवाचक पूछेगा तो परिमाणवाचक में आप कौन कौन से, या तो आपको मात्रा दिखेगी, किसी क्वांटिटी की बात होगी, या फिर निश्चित संख्या होगी। निश्चित संख्या भी हो सकती है अगर वो निश्चित परिमाणवाचक है। बाकी जो नए स्टूडेंट्स है, प्लेलिस्ट से पूरी डिटेल में बताइए, बाकी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी। निश्चित में आप ऐसे बोल सकते हो 4 किलो, ठीक है, 4 किलो चीनी लाना, इस तरह से। और अनिश्चित में भी आप ऐसे बोल सकते हो बहुत अधिक चीनी लाया, तो बहुत अधिक, ऐसे वर्ड मिल जाएंगे। बहुत अधिक, अधिकाधिक, अधिकाधिक, पूर्णता, पूर्णता, ठीक है। सर्वथा, सर्वथा मिल जाएगा। कुछ दे दो, कुछ ला दो, थोड़ा ला दो, काफी है, ठीक है, इस तरह के जो अनिश्चित को बता रहे हैं। इतना, उतना, देखो, परिमाण बता नहीं पा रहे कितना उतना, लेकिन बता जरूर रहे हैं, अनिश्चित है, ठीक है। कितना, थोड़ा, ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, तिल तिल, ठीक है, एक एक करके, इस तरह से एक एक करके। तो ऐसे जहां भी शब्द दिखे वो क्या है? आपका परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक। स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में तो आपको स्थान दिख जाता है, ठीक है। स्थान में क्या आएगा? यहाँ, वहां, कहाँ, ठीक है, ऐसी बातें होंगी। कहाँ जा रहे हो? वहां, यहाँ, इधर आओ, उधर आओ, ऊपर नीचे, ठीक है, इधर उधर, जगहों की तो बात हो रही है, ऊपर नीचे, आगे पीछे, भीतर, ठीक है, बाहर, इस तरह के। और कालवाचक विशेषण बचा। अब कालवाचक में क्या करोगे? कालवाचक में, कालवाचक में क्या होगा? कालवाचक में समय की बात होगी, समय की बात। समय कब होगा? या तो टाइम फिक्स बता देना, ठीक है, या फिर ऐसे बता देना, परसों, तरसों, ठीक है, या कभी, अब तक, जब तक, अभी अभी, अभी अभी, बार बार, ठीक है, इस तरह से। तो ये कुछ शब्द है, स्क्रीनशॉट ले लें। इन्हीं शब्दों से आप पहचान लोगे कि कौन सा क्रिया विशेषण हुआ है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा और उसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? 353, 351, 343 या 344? राइट किया गया था 343 की धारा 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में, ठीक है, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ये लाइन बोली गई थी, ठीक है। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? देखिए, मेरी तत्सम वाली प्लेलिस्ट से वीडियो अगर आप देखोगे ना, वहां भी मैंने इंपॉर्टेंट जो कराया था, वहां भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में भी ये आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी इसे लिया हुआ है। तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे। तत्सम नहीं पूछ रहा है। तत्सम कौन से होते हैं? जो कि सम, पीछे सम आ रहा है, किसके समान? संस्कृत के समान, ऐसे याद कर लेना, संस्कृत के समान, यानी संस्कृत के वर्ड को क्या बोलोगे? तत्सम बोल दोगे। क्या बोल दोगे? तत्सम बोल दोगे, ठीक है। और फिर तद्भव क्या होंगे? जो तद्भव होंगे वो हिंदी के होंगे, ठीक है। जो विदेशी भाषाओं से लिए हैं, दूसरी भाषाओं से, तो उन्हें आगत बोलते हैं, ठीक है। तो अब वो आपसे तत्सम पूछ रहा है। और कुछ देशज भी बोलते हैं, देशज भी जो अपनी देसी भाषा के हैं, लुटिया उटिया, इस तरह के, लुटिया, ठीक है, लुटिया, लाठी,
लठ, लाठी, ठीक है, इस तरह के। तो अब पूछ रहा है कि तत्सम नहीं है, जो तत्सम नहीं है तो वो तद्भव होंगे, तद्भव होंगे, ठीक है, तद्भव यानी हिंदी के होंगे। देख लेते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। दीपक, तिलक, तेल, दीठी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जो तत्सम नहीं है? दीठी, ठीक है। अब आप सोचोगे कि दीठी को तत्सम है, तो ये तत्सम नहीं है। इसका तत्सम रूप क्या हो सकता था? तत्सम रूप इसका दृष्टि होता, दृष्टि, ठीक है। दीठी इसका तद्भव है, तद्भव, तद्भव है, यानी हिंदी का है दीठी शब्द, ठीक है। अगर फिर दृष्टि के अगर और पर्यायवाची आपसे पूछ लिए जाएं तो आप याद रख लेना। शी होता है, आंख होता है, लोचन भी बोलते हो, लोचन, नयन भी बोलते हो, नयन, नेत्र भी बोल सकते हो, चक्षु भी बोल सकते हो, दृग भी बोल सकते हो और विलोचन भी बोल सकते हो, विलोचन, ठीक है। अब देखिए दीपक का अगर मैं कहूं, दीपक का तद्भव हिंदी में, ठीक है, तद्भव दिया होता है, दिया, ठीक है। तो ये तत्सम है, क्वेश्चन नोट पूछ रहा था इसलिए हमने इसे नहीं लिया। तिलक की अगर मैं बात करूं तो तिलक का तद्भव होता है टीका। तो ये तत्सम था, तत्सम था और तत्सम नहीं पूछा था इसलिए हमने इसे भी नहीं लिया। टीका होता है आपका हिंदी में, यानी तद्भव है, ठीक है, टीका। तेल, तेल देखिए आपका जो तेल है ये तद्भव में हिंदी में तेल एक मात्रा होती है, अगर ये दो है तो ये तत्सम था, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे तत्सम नहीं पूछा था इसलिए ये भी नहीं लिया, ठीक है। दीठी हमने ले लिया। कुछ एक्स्ट्रा शब्द मैं लिख देती हूँ जो आप याद कर लें, ठीक है, जो मैं बताती हूँ एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। तो उन्हें छोड़े ना, स्क्रीनशॉट ले लें और याद जरूर अच्छे से कर लें। लिखे जरा, कॉपी पेन लेके कॉपी पेन से लिखे या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले ले। पूस, पूस कौन सा है? ये मैं तद्भव लिख रही हूँ, ठीक है। क्या लिख रही हूँ? तद्भव, तद्भव के आप तत्सम बना सकते हो। पूस, पूस का होता है पोष, ठीक है। दिया, दिया हम सभी जानते हैं, दिया को दीप भी बोलते हैं तत्सम में, ठीक है, दीप भी बोलते हैं और दीपक भी बोल देते हैं। वहीं अगर सुई की बात करी जाए, सुई को सूची भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूची भी बोलते हैं, ठीक है। और गोबर की अगर बात की जाए, गोबर की तो गोम में बोलते हैं, गोम में, ठीक है। ईख की बात की जाए, ईख की तो इसे इशु बोलते हैं, इशु। धुआं की अगर बात की जाए, धुआं तत्सम है, धुआं तद्भव है, सॉरी तद्भव है और इसे ध्रुम बोलते हैं, ध्रुम, ठीक है। हर्ष पर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्यार करना, क्रोधित होना, अपने को बहुत बड़ा समझना, उद्देश्य की सिद्धि। तो यह है अपने को बहुत बड़ा समझना, अर्श पर होना, ठीक है। वाक्य कैसे बनाओगे कि भ्रष्टाचार में लिप्त बाबूजी बड़ी शेखी बखारते थे कि एक मामले में निलंबित होने पर वे अर्श से फर्श पर आ गए, ठीक है। कोई भी वाक्य बना सकते हो, वाक्य इतना पूछा नहीं जा रहा, अर्थ ही पूछा गया है, ठीक है। अगर प्यार करना, प्यार करना किसका है? इसका होता है स्नेह जताना, ठीक है, स्नेह जताना, जताना। क्रोधित होना, क्रोधित होना का क्या होता है? आग बबूला होना, आग बबूला होना, ठीक है। उद्देश्य की सिद्धि का, उद्देश्य की सिद्धि, सफलता, ठीक है, यह लक्ष्य साधना, लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य। वहीं अगर थोड़ा सा मैं होमवर्क दे दूं, कमेंट में बता सकते हो। आंखें बिछाना, जानते ही होंगे आंखें बिछाने का क्या होता है? आंखें बिछाना, ठीक है। और रोटी, रोटी चलाना, रोटी चलाना काफी फेमस है ये, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। रोटी चलाना, रोटी चलाना का चलो मैं ही बता देती हूँ, भरण पोषण, भरण पोषण करना, ठीक है, पैसे कमाना, भरण पोषण करना। आंखें बिछाने का आप बता दो। प्रेम से स्वागत करना, प्रेम से स्वागत करना, स्वागत करना। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? पी सुब्बारायण, बीजे खैर,
जीबी पंत या सुनीत कुमार चटर्जी। तो राइट आंसर क्या है? बीजी खैर। ठीक है, प्रथम जो राजभाषा के जो आयोग के अध्यक्ष थे इनमें से कौन थे? बीजी खैर। बीजी खैर का पूरा नाम आपको पता है? बी से बाल और जी किस लिए बोला है? गंगाधर को बोला, बाल गंगाधर खैर। राजभाषा का गठन कब हुआ? राजभाषा का अगर आपसे गठन पूछ ले तो 1955 में हुआ। कितने कुल सदस्य थे? सदस्य पूछ लिए जाए तो कुल सदस्य कितने थे? 21 थे। राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पे? अगर मैं पूछ लूं तो राष्ट्रपति कौन थे? जरा याद करें 1955 में राष्ट्रपति कौन होंगे? तो राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब संघ में क्या हुआ था? संघ में अधिक जो शासकीय प्रयोजन थे उसमें अधिक से अधिक हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल दिया था। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि पी सुब्बारायण कौन थे? ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। ये कौन थे? एक सदस्य थे। और जेबी पंत कौन थे? जेबी पंत, इनका पूरा नाम क्या था? जे फॉर गोविंद, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। ये किसके समिति के सदस्य थे? ये संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य थे, समिति के सदस्य थे। वही सुनीति कुमार चटर्जी का पूछ लिया जाए तो इनके बारे में तो काफी चीजें हैं जो याद करनी है। सुनीति कुमार चटर्जी प्रसिद्ध भाषाविद है, प्रसिद्ध भाषाविद है, काफी फेमस भाषाविद हैं सुनीति कुमार चटर्जी। साहित्यकार भी रही हैं, साहित्यकार भी रही हैं और विद्या शास्त्री भी, विद्या शास्त्री भी। ठीक है, विद्या शास्त्री भी और साहित्य अकादमी की अध्यक्ष भी रही हैं। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी की अध्यक्ष भी रही है, अध्यक्ष, अध्यक्ष रही है। इस तरह से आपको क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके पढ़ना है। कहीं से कुछ भी पूछ रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। वीडियो कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? कर्तरी शब्द का तद्भव पूछा है। तद्भव कौन भाई? हिंदी, हिंदी का शब्द ढूंढ लो। कचहरी, करतब, कैची, करता, क्या होगा? कैची है, कैची राइट आंसर है आपका। ठीक है, कैची है। क्यों? क्योंकि अगर मैं तत्सम पूछ लूं, तत्सम पूछ लूं आपसे संस्कृत वाला तो कैंची का तत्सम होता है करतरी, करतरी। ठीक है, करतरी। और हिंदी में क्या हो जाएगा? कैंची हो जाएगा। कचहरी हिंदी का ही शब्द है, तद्भव ही है। कर्तव्य भी हिंदी का ही है और कर्ता भी आप जानते ही हो हिंदी के हैं। तो जितने भी हिंदी के हैं ये सारे क्या हुए? ये तद्भव हैं, ये पहले से ही तद्भव हैं। ठीक है, चलिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जैसे जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, अब ये जिह्वा क्या होती है तो जीभ ही। अब ये वाले तो तद्भव ही हुए ना, तद्भव हुए। और ये वाले तत्सम हुए। पीला, पीला को क्या बोलोगे आप? पीत, पीत माने पीला। कुपुत्र, कुपुत्र, तो कपूत, कपूत हिंदी का है। ठीक है, कुपुत्र संस्कृत में। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब हमें पता ही है, जेठ या बड़ा। ठीक है, पश्चाताप, पश्चा पश्चाताप, पछतावा, पछतावा। और कृत्यग्रह, कृत्यग्रह, कृत्यग्रह होती है भाई कचहरी। ठीक है, ये रहा, कचहरी को बोलते हैं कृत्यग्रह। ठीक है, कर्तव्य, 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 कर्तव्य। ठीक है, तो कर्तव्य का भी मैंने बता दिया क्या होगा? कर्तव्य। कर्ता का आप बता दीजिए, कमेंट में बताएं कि कर्ता का क्या होगा।
इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? श्याम बहुत तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, मोहन खाता है, सोहन केला खाता है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? सकर्मक, सकर्मक पूछ रहा है। सोहन केला खाता है। ठीक है, अब देखिए सोहन क्या है यहाँ पे? सोहन करता है। ठीक है, करता है। खाना उसका क्या है? खाता है, तो वो क्या कर रहा है? कर्म है। ठीक है, जब कर्ता का कर्म पर प्रभाव पड़े, ठीक है, कर्म का प्रभाव कर्ता पर पड़े। सोहन खाता है, क्या खाता है? केला। चलिए मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से बता देती हूँ। जब आपके क्वेश्चन में ये आ जाए ना कि सोहन खाता है, जब आपके दिमाग में क्या खाता है, कैसे करता है, उसका आंसर मिल जाए केला खाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप बोलते हो सकर्मक। ठीक है, जहां आपको ऑब्जेक्ट दिख जाए तो सकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए मोहन खाता है, क्या खाता है? क्या का जवाब आप जवाब नहीं मिले तो ये सकर्मक नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आकर्मक। आकर्मक मतलब यहाँ पे कर्म है ही नहीं। ठीक है, कर्म। वह आज ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? मैंने बताया था ना आपको कुछ शब्द, आज, कल, परसों, ये किससे रिलेटेड थे? किससे रिलेटेड थे? आज, कल, आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, ये किससे रिलेटेड थे? ये समय से रिलेटेड थे। और जो भी चीजें समय से रिलेटेड हो वो क्या होंगी? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगी। ठीक है, जिसमें भी समय की बात होगी वो सारी की सारी क्या होंगी? कालवाचक। वहीं जहां पे स्थान की बात होगी वो स्थानवाचक। स्थान में क्या होगा? यहाँ आओ, वहां जाओ। ठीक है, कहाँ जाना है, जहां भी जाना है। ठीक है, या फिर सामने देखो, सामने चले आओ, नीचे चले जाओ, ऊपर जाओ। ठीक है, आगे आना है, भीतर जाके सामान उठा लाओ, बाहर जाके खेलो, दूर हो जाओ। ठीक है, ये सारी स्थान की बात है। उस ओर, इधर उधर, किधर जिधर, इधर उधर जिधर, इस तरह के जो भी शब्द आएंगे ना, इधर उधर जिधर, ये सारे आपके स्थानवाचक में मिलेंगे। परिमाण बता ही दिया आपको। परिमाण में जैसे थोड़ा थोड़ा, अत्यंत, अत्यधिक, केवल, प्राय। ठीक है, अनुमानत, इस तरह के। रीति में आपको एक तरीका बता दिया जाता है काम करने का। ठीक है, तो उस तरीके पे ध्यान देना। यथा, कथा, तथा, इस तरह के ध्यान पूर्वक, इस तरह के आपके शब्द दिखेंगे ध्यान पूर्वक। और भी बहुत सारे, झटपट, झट, झटपट, एकाएक, अचानक, बहुत सारे। ठीक है, का विलोम शब्द क्या है? कठोर, मल, विमल, कुटिल। तो क्या है? कठोर। समानार्थक कोई पूछ ले तो नाजुक, नरम, मृदु, सुकुमार, मुलायम, सख्त, कड़ा, मुलायम। ठीक है, और कठोर के अगर आपसे पूछ ले कठोर के, तो कठोर के सख्त, कड़ा, कड़क, ठोस, निर्मम और निर्दय हो सकता है। मल का अगर कोई आपसे विलोम पूछे तो विमल होगा, और विमल का पूछे तो मल होगा। कुटिल का पूछ ले तो सरल होगा। कुछ एक्स्ट्रा जो डीएसएसबी में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि तम, तम का विलोम होता है उजाला, इच्छा का अनिच्छा, अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग का विराग और उत्कर्ष का अपकर्ष। काफी इंपोर्टेंट है ये विलोम। एक प्लेलिस्ट में वीडियो डाली हुई है, आप चेक कर सकते हो। है शब्द बहुत हजारों, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट ही आते हैं, सिलेक्टेड वर्ड्स ही हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट है, वो आ जाते हैं, तो इन्हें पढ़ लें। नाक का बाल होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? बदनाम करना, परेशान करना, अधिक प्यारा होना, एक कोने में पड़ा रहना। तो इसका राइट आंसर होगा अधिक प्यारा होना। जी हाँ, नाक का बाल होने का मतलब क्या होता है? अधिक प्यारा होना। ठीक है, वहीं बदनाम करने का मतलब होता है उंगली उठाना। क्या होता है? उंगली उठाना, उंगली उठाना। ठीक है, परेशान करने का क्या होता है? नाक में दम करना, नाक में दम करना। देखिए छक्के छुड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? हराना, हारना, जीतना, जिताना। तो हराना होता है छक्के छुड़ाने का मतलब। ठीक है, शिवाजी ने आक्रमण के करके मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, काफी फेमस है ये वाक्य। ठीक है, कुछ फेवरेट है जो इम्पोर्टेंट है,
एग्जामिनर इन्हीं के आसपास घुमाता है पेपर को, तो वो भी याद कर लें आप कौन कौन से आ सकते हैं। दीवारों के कान होना, दीवारों के कान होना इसका मतलब क्या है कि किसी बात के गोपनीयता बात के प्रकट हो जाने का खतरा। दीवारों के कान होने का मतलब क्या है कि जो आपका सीक्रेट है वो बाहर हो सकता है, ठीक है। ठगा सा रह जाना, ठगा सा रह जाना, ठगा सा रह जाना इसका क्या मतलब है? आश्चर्यचकित रह जाना, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित रह जाना। अंग अंग मुस्कुराना, अंग अंग मुस्कुराना इसका मतलब क्या होता है? अति प्रसन्न होना। क्या होता है? अति प्रसन्न होना या बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है। दिल बाग बाग होना, दिल बाग बाग होना, बाग बाग होना इसका मतलब बहुत अधिक खुश होना, बहुत अधिक खुश होना, ठीक है। आंखों में धूल झोंकना, ये तो आप बता दोगे, आंखों में धूल झोंकना कमेंट में बताइए, बहुत आसान है, ठीक है। भाषा बोली विचार राय, इन चारों में से कितने स्त्री शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं? पूछ रहा है कि इस पूरी लाइन में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? चार हैं, तीन है, एक या दो है? देखो, अगर कोई शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ये जानने का एक ही तरीका है। शब्द के आगे मेरा मेरी लगा दो, ठीक है, मेरा या मेरी। अगर सही बैठ रहा है तो समझ जाना कि फिर वो मेरा लगा के सही बैठ रहा है तो पुल्लिंग है, और मेरी लगा के सही बैठ रहा है तो वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। पिता के आगे लगा के देखो, मेरा पिता, ठीक है। माता के आगे लगा के देखो, मेरी माता। किसी भी शब्द पे लगा लेना। नदी के आगे लगा के देखो, मेरी नदी। कभी सुना है मेरा नदी, ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग है। ऐसे लगा के देख लो, भाषा, मेरी भाषा या मेरा भाषा, मेरी भाषा, तो भाषा के आगे मेरी सही बैठ रहा है तो ये भी स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पूछ रहा है, गिनते जाओ, एक हो गया। मेरी बोली या मेरा बोला, मेरी बोली या मेरा बोला, तो मेरी बोली, इसके आगे मेरी लगा के देखो, मेरी बोली लग रहा है तो स्त्रीलिंग है, ये भी ठीक बैठ रहा है। मेरा विचार या मेरी विचार, मेरा विचार ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरा विचार, ठीक है, मेरा विचार ठीक है, मेरी विचार नहीं अच्छा लग रहा, तो इसका मतलब ये तो पुल्लिंग है, ये हटा दो, ये नहीं आएगा। मेरी राय, मेरी राय, मेरी राय सही बैठ रहा है, तो तीसरा आपका ये हो गया। एक दो तीन, तो कितने हो गए? तीन आपके स्त्रीलिंग है, ठीक है। मेरा विचार पुल्लिंग है तो पूछ रहा था कि कितने स्त्रीलिंग शब्द है, तो तीन ही है, तीन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? काफी आसान है, को, ने, से, में, तो राइट आंसर क्या हो गया? को। कारक पे वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट से निकाल ले, पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कारक कौन सा है तो कर्म कारक है, ठीक है। कर्म कारक पूछा हुआ है आपसे, कर्म कारक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना हम, टेबल सभी ने पढ़ी है। कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, करण से, संप्रदान के लिए या के लिए, को लिए, ठीक है, संप्रदान। और अपादान, अपादान में भी से, यहाँ पे से अलग होने के लिए आता है और यहाँ पे से साधन के लिए आता है, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, यहाँ मैंने पेन से लिखा, मैंने पेन से लिखा, तो मैंने से लिखा ना, पेन की हेल्प से लिखा ना, तो यहाँ पे ये करण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पे आ तो से रहा लेकिन पेड़ यहाँ पे था, पत्ता इससे अलग होके गिर गया, तो अलग होने के लिए पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है। तो ये वाला से अलग होने के लिए अपादान। वहीं संबंध की बात करें, संबंध की बात करें तो का, की, के, रा, री, रे सब आता है, रा, री, रे। लेकिन संबंध, ठीक है, जैसे मेज पर किताब है, मेज पर, जैसे मैं बोलूं कि गीता की किताब मेज पर है, गीता की किताब मेज पर है, किताब तो गीता की है ना, फिर गीता की किताब मेज पर है, जो मेज पर किताब है उसका संबंध किससे है? वो गीता की है, तो ये भी संबंध, ठीक है। अधिकरण में मैं आ जाएगा, अधिकरण का क्या है? मैं। और संबोधन का तो आपको पता ही है, संबोधन का तो वो,
हे राम, अरे, ये एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, तो बाकी डिटेल में आप प्लेलिस्ट से समझ लें। एक एक चीजें मैं बार बार बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां बताया हुआ है मैंने सब। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस वाक्य में कभी कभी, कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक, कहीं जगह की बात हुई है? कालवाचक, किसी टाइम टाइम की बात हो रही है? बताइए। हाँ, कभी कभी, अभी अभी, कभी कभी, ये सारी बातें किसकी है? समय से रिलेटेड है, तो ये कालवाचक। राइट आंसर यही है। परिमाण में क्या होती है? संख्या वगैरह कुछ बताते, संख्या बताते या फिर मात्रा बताते, मात्रा भी अनिश्चित भी बताते, निश्चित है तो संख्या बताते। रीति में तरीका बताते किसी काम को करने का। ठीक है, जैसे धीरे धीरे चलो, इस तरह से। ठीक है, 4 किलो चीनी दे दो, 4 किलो तो संख्या है, संख्यावाचक। और अनिश्चित, कुछ थोड़ी चीनी दे दो, थोड़ी चीनी दे दो तो अनिश्चित है, थोड़ी चीनी दे दो तो फिर अनिश्चित परिणाम परिमाणवाचक हो जाएगा। कालवाचक में अभी अभी, कभी। ठीक है, कल परसों। स्थान में तो आपको मैंने बता ही दिया, इधर उधर किधर। ठीक है, इस तरह से आप पहचान लोगे। राइट आंसर क्या है आपका? कालवाचक। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा है। राम, हिमालय, गंगा, पहाड़। तो राइट आंसर क्या है? पहाड़। देखिए, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं ऑलरेडी ना ये वीडियो बना चुकी हूँ, संज्ञा पे भी पूरा डिटेल में समझाया हुआ है मैंने, प्लेलिस्ट से निकाल के देख सकते हो। बाकी शॉर्ट में बता देती हूँ। व्यक्तिवाचक कौन है? एक व्यक्ति की बात हो, राम एक व्यक्ति है। ठीक है, एक हिमालय की बात हो या गंगा की बात हो, तो ये व्यक्ति है सारे। लेकिन पहाड़, कौन सा पहाड़ है? पहाड़ एक जाति की बात हो रही है, तो जातिवाचक है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक नहीं है। तो जातिवाचक होने की वजह से यही राइट आंसर है। ठीक है, बाकी द्रव्यवाचक ये सब मैंने डिटेल में लिस्ट में निकाल लिया, वहां से देख सकते हो। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, हास का, उत्साह का, रति का या शोक का? तो राइट आंसर क्या है? रति का। ठीक है, देखिए, रस क्या होते हैं? रस आपको पता होना चाहिए। काव्य के पढ़ने सुनने की, सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है ना, आनंद की अनुभूति, उसे हम रस कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, आनंद की अनुभूति को हम क्या कहेंगे? काव्य को जब हम या तो पढ़ें या फिर सुने, पढ़ने से या फिर सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस होते कितने? ठीक है, अगर आपसे पूछ ले, मैंने पहले बता दिया कितने प्रकार के होते हैं। वहीं अगर मैं आपसे पूछ लूं रस और उसके स्थायी भाव कितने हैं, रस और उसके स्थायी भाव, संख्या मैंने आपको 4 बताई दी थी। ठीक है, वहीं अगर मैं रस और स्थायी भाव की बात करूं, तो देखिए, जैसे श्रृंगार की अगर बात होगी ना, कहीं भी श्रृंगार रस की, तो वो क्या है? रति है। ठीक है, हास्य की बात होगी कहीं भी, हास्य रस की, तो वो क्या है? हास है। ठीक है, हास में क्या होगा? कहीं भी हास्य रस की बात होगी। रति में क्या होगा? श्रृंगार की बात होगी। ठीक है, करुण, करुण, देखिए, करुण का मतलब, करुण रस कब होता है? जब शोक की, शोक हो। ठीक है, तो शोक। वही रौद्र, रौद्र आप भी समझते हो कि रौद्र रस शिव जी का रौद्र रूप क्रोध के लिए, किसके लिए प्रयोग होगा? क्रोध के लिए। ठीक है, वीर के लिए, फिर वीर के लिए उत्साह, उत्साह की बात आए, वीर। भयानक रस कौन सा है? भयानक रस, भयानक रस भय का, उसका स्थायी भाव क्या है? भय। अगर विभत्स की बात हो, विभत्स, विभत्स रस है, तो उसमें विभत्स में क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, जुगुप्सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा। देखिए, विवक्स काफी इंपॉर्टेंट है, विवक्स में पूछ लेते हैं, विवक्स में कौन सा स्थायी भाव है? जुगुप्सा। अद्वित, अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत में कौन सा है फिर? विस्मय, विस्मय। और शांत रस में, शांत रस में कौन सा है? निर्वेद, निर्वेद। और वात्सल्य में तो वात्सल्य है, वात्सल्य। ठीक है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? अभिव्यक्त, अविभाज्य, अखंडित या अखंड? तो अविभाज्य,
अविभाज्य मतलब जिसका विभाजन ना किया जा सके, विभाजन नहीं किया जा सके, तो उसे क्या बोलेंगे? अविभाज्य। ठीक है। जिसके टुकड़े ना हो उसको बोलते हैं, जिसके टुकड़े ना हो अखंड, जिसके टुकड़े ना हो सके, टुकड़े ना हो सके अखंड। ठीक है। और जो टूट कर हिस्सा अलग ना हुआ हो, या जिसका कोई हिस्सा टूट कर अलग ना हुआ हो, उसको बोलते हैं अखंडित। ठीक है। अलग ना हुआ हो। निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान भरना है। प्रत्येक वाक्य की पूर्ति के लिए चार विकल्प दिए हैं, उचित विकल्प को चिन्हित करें। गांधी जी का राम राज्य का सोपन आज तक डैश नहीं हुआ। तो इसमें क्या है राइट आंसर? साकार, स्वीकार, आकार या निराकार। तो राइट आंसर क्या है? साकार नहीं हुआ। ठीक है। साकार का अर्थ क्या होता है? कि सपनों या इरादों का पूरा होना, सपनों का या फिर इरादों का पूरा होना। ठीक है। तो यही साकार यहाँ पे सही शब्द है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। स्वीकार का मतलब क्या होता है? स्वीकार का मतलब होता है भाई सहमति, सहमति या फिर अंगीकार, अंगीकार करना। ठीक है। आकार का मतलब तो आपको पता ही है, शक्ल हो गया, रूप हो गया, गठन हो गया, बनावट हो गया। ठीक है। पृथ्वी का आकार गोल है, इस तरह के शब्द आपने सुने ही होंगे। निराकार का क्या है? जिसका कोई आकार ना हो, यानी बिना आकार, बिना आकार, बिना आकार का या आकार रहित, बिना आकार का या फिर आकार, आकार, आकार रहित, आकार रहित। ठीक है। भक्ति भाव में भगवान के निराकार रूप की उपासना, जिसका कोई भी आकार ना हो, वो निराकार है। हिंदी का पहरी इनमें से किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन, मनमोहन मालवीय, महात्मा गांधी, कालेलकर, काका कालेलकर, काका कालेलकर। तो पुरुषोत्तम दास टंडन है राइट आंसर। हिंदी का पहरी किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। कौन थे ये पुरुषोत्तम दास टंडन? तो आधुनिक भारत के प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों में से थे। कौन थे? स्वाधीनता सेनानियों में से एक थे। ठीक है। स्वाधीनता सेनानी जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष किया। ठीक है। राजसी नाम से विख्यात थे पुरुषोत्तम टंडन की। अगर और बात की जाए, थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। राजसीय नाम से विख्यात थे। इन्होंने अपना जीवन एक वकील के रूप में प्रारंभ किया था। आरंभ में ये एक वकील भी थे। पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको राजनीतिक भी आप बोलो, राजनीतिक के जानकारी अच्छी थी। सामाजिक जीवन में भी इनकी नई चेतना है, नई लहर, नई क्रांति पैदा करके इन्हें एक कर्म योगी भी कहा जाता है, कर्म योगी। ठीक है। 1961 में इन्हें क्या मिला था? 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया, भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। पुरुषोत्तम दास टंडन जी की अगर काव्य रचनाओं से आप से पूछ लिया जाए काव्य रचना के बारे में, तो बंदर सभा महाकाव्य है, बंदर सभा महाकाव्य, महाकाव्य। ठीक है। कुटीर का पुष्प, कुटीर का, कुटीर का पुष्प और स्वतंत्रता, कुटीर का पुष्प और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता थे, प्रणेता थे। ठीक है। आदर्श पुरुष थे, आदर्श पुरुष थे। भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे आदर्श पुरुष युग के। इस युग में आदर्श पुरुष भी थे वो। वही महात्मा गांधी की बात की जाए, महात्मा गांधी से तो आप परिचित हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष करते हुए पूरा जीवन बिताया। काका कालेलकर की बात की जाए तो ये भी क्या थे? ये भी भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी ही थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षाविद भी थे।
सेनानी भी थे, साथ साथ शिक्षाविद भी थे और पत्रकार लेखक भी थे, पत्रकार लेखक भी थे। ठीक है। और 1915 में गांधी जी के साथ मिलने के बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गांधी के कार्यों में अर्पित कर दिया था। गुजराती भाषा का भी अच्छा ज्ञान रखते थे। 1922 में गुजराती भाषा 1922 में गुजराती पत्र नवजीवन संपादक भी रहे, नवजीवन संपादक भी ये बने रहे थे। चलिए लास्ट में एक पैसेज कर लेते हैं। 5 नंबर का एक पैसेज भी आता है। 26 से 30 क्वेश्चंस आपको इसी पैसेज को ध्यान में रख के करने हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर चुनिए। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहां पूर्ण शांति और सुख रहा हो और उत्मोत्सव रचनात्मक कार्य के लिए किए जाते रहे हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः यदि हम विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय और शांति राज्य की स्थापना संभव होगी। पैसेज आपको मैंने एक बार दिखा दिया है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसरों पे। ठीक है। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। तो देखो, विश्व में शांति की आवश्यक है मानव जाति के विकास के लिए। बाकी सारे काम मानव जाति के विकास से ही जुड़े हुए हैं, तो मेन आंसर आपका ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे अधिक आवश्यक है हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, परीक्षण या ज्ञान। तो गांधी जी का पैसेज है तो वहां तो अहिंसा प्रेम ही सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये उनके सिद्धांत थे। लास्ट देखिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। सत्यपालन द्वारा, मौन द्वारा, अहिंसा द्वारा, भय द्वारा। तो अहिंसा द्वारा, गांधी जी के तो अहिंसा और प्रेम दो ही बात है, तो सारे क्वेश्चन यहीं से रिलेट हो रहे हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व धन और वैभव, धन और सम्मान, अध्यात्म और उपासना, सुख शांति और रचनात्मक कार्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य ही किसी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व है। राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा आपका। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है भली भांति, बिल्कुल, विधिवत या निम्न। तो आपसे नितांत का पूछा है, नितांत का एक उपयुक्त पर्याय क्या होगा? बिल्कुल। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल होगा। भली भांति का कोई अर्थ पूछे तो तरीके से होता है। क्या? तरीके से। ठीक है। और विधिवत का पूछे तो विधिवत का होता है कानूनन। ठीक है। निम्न का तो आप जानते ही हो, नीच या नीचे। ठीक है, नीच या फिर नीचे। बिल्कुल का क्या हुआ? नितांत। नितांत। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल। ठीक है। मैंने जितनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है उतना मुझे लाइक नहीं मिल रहे हैं, ना ही चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब किया जा रहा है। तो प्लीज लाइक करें, वीडियो शेयर कर दें जिस भी स्टडी ग्रुप से आप कनेक्टेड हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको प्रयास अच्छा लग रहा है और चाहते हैं कि रेगुलर डेली एक प्रैक्टिस है जिसमें 30 क्वेश्चन रखे जाएं, वो डेली आपको अवेलेबल हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।